नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश निठारवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और विशेषकर आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल व्याख्याता की एग्जाम होने जा रही है कुछ दिनों के अंदर, उसके लिए भी यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हमारे टॉपिक का नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने इसको कई सारे सब टॉपिक में बांटा है। तो हम इसको कैसे कैसे पढ़ेंगे, किन किन सब टॉपिक में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। फिर हम देखेंगे इसकी जो ट्रिब्यूनल है एनजीटी, इसकी प्रकृति कैसी है। यानी बहुत सारे जो आयोग होते हैं उनकी अलग अलग प्रकृति होती है। कुछ की प्रकृति कैसी होती है, संवैधानिक होती है, क्योंकि संविधान में उनका जिक्र होता है। वहीं कुछ आयोग क्या होते हैं, संसद के अधिनियम के द्वारा गठित होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, सांविधिक कहते हैं, वैधानिक कहते हैं या विधिक कह देते हैं। तो एनजीटी की प्रकृति कैसी है वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि एनजीटी ये जो एक्ट आया है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि उस समय एनजीटी गठन करने वाला भारत तीसरा देश था, तो दो अन्य देश कौन से थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल हम डेटा देखेंगे। फिर हम देखेंगे एनजीटी की संरचना। तो दोस्तों, एनजीटी की जो संरचना का जो जिक्र है वह किया गया है धारा 4 के अंदर। एनजीटी जो एक्ट है उसकी धारा 4 में इसकी संरचना दी गई है। फिर एनजीटी में जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं क्या होंगी, उनका जिक्र किया गया है धारा 5 के अंदर। फिर हम देखेंगे कि जो एनजीटी में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। तो नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं वो इस अधिनियम एनजीटी जो एक्ट है उसकी धारा 6 के अंदर किया गया है। फिर हम देखेंगे अध्यक्ष और सदस्य जो हैं एनजीटी में उनकी पदावधि और सेवा शर्तें क्या हैं, जिनका जिक्र किया गया है धारा 7 के अंदर। फिर एनजीटी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो त्यागपत्र किसको देंगे, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है धारा 8 में, वो हम देखेंगे। फिर एनजीटी में जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में जिक्र किया गया है धारा 9, उनके बारे में देखेंगे। फिर एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जाता है या उनका निलंबन किस प्रकार से होता है वह देखेंगे हम, धारा 10 में उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एनजीटी में कार्यवाहक जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा। इसी प्रकार से एनजीटी जो है उसकी अधिकारिता और उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, और अब तक एनजीटी के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को समेटने का प्रयास करेंगे। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में यही है कि एनजीटी बेसिकली पर्यावरण से संबंधित जो विवाद होते हैं उनको सुनने के लिए एक ट्रिब्यूनल है। ऐसा इसका गठन हमने क्यों किया, इसका गठन हमने इसलिए किया कि हमने जो पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन, उस पर हमने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जिसमें जिक्र था कि हम पर्यावरण के क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। फिर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पर्यावरण को लेकर, उसमें भी हम क्या थे, हस्ताक्षर करता देश थे। इसी प्रकार से हमारे संविधान में भी पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद अगर हम 19 की बात करें, आपको पता है अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि जो स्वस्थ पर्यावरण है वो गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में शामिल है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अनुच्छेद 51 में, जहां हमारे क्या है, मूल कर्तव्य हैं, तो नागरिकों का मूल कर्तव्य ठहराया गया है कि वो पर्यावरण का क्या करें, संरक्षण करें। वहां पर भी पर्यावरण संरक्षण की बात है। अनुच्छेद 48 में जहां निर्देशक तत्व हैं,
48 के में कहा गया है, वहां पर राज्य सरकार का दायित्व ठहराया गया है कि वह पर्यावरण का क्या करे, संरक्षण करे। तो इन्हीं पृष्ठभूमि में हमने क्या किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी का गठन किया, जिसका मुख्य कार्य क्या है, पर्यावरण से संबंधित जो विवाद हैं, न्यायिक विवाद, उनकी सुनवाई करना है। तो साथियों अब हम देखते हैं एनजीटी की प्रकृति, यानी इसका नेचर कैसा है। तो प्रकृति की बात करें तो एनजीटी क्या है, पहला ध्यान रखना आपको कि यह संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि कैसा है, सांविधिक है। ये सांविधिक कह दो या विधिक कह दो, सांविधिक या विधिक निकाय ये है। सांविधिक या विधिक है तो इसका गठन कैसे हुआ है, इसका गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा हुआ है। ठीक है, संसद ने इसके लिए अधिनियम पारित किया है। कौन सा अधिनियम पारित किया है, तो संसद ने इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया है। इस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010। गठन कब हुआ, तो इस अधिनियम के तहत इसका गठन हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 18 अक्टूबर 2010 को इसका गठन हुआ है। और इसके गठन का जो जिक्र है वह धारा 3 में है। धाराएं अगर आपको याद रहें तो ठीक है, न रहें तो इतना कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं इसकी जो प्रमुख पीठ कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य पीठ है उसका गठन तो किया गया है नई दिल्ली में। इसके अलावा इसकी 4 क्षेत्रीय पीठ भी गठित की गई है। प्रकृति में ही देख लेते हैं हम। मुख्य पीठ पूछ सकता है एग्जाम में, तो मुख्य पीठ है नई दिल्ली के अंदर, और क्षेत्रीय जो पीठ है इनके बारे में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। 4 इसकी क्षेत्रीय जो पीठ है उनका भी गठन किया गया है। पीठ का मतलब होता है बेंच, 4 क्षेत्रीय बेंच भी हैं इसकी। कहां कहां पे हैं, एक है भोपाल के अंदर, दूसरी है पुणे के अंदर, तीसरी है कोलकाता के अंदर, और चौथी है चेन्नई के अंदर। तो इस तरह से मुख्य पीठ तो है नई दिल्ली में, और 4 क्षेत्रीय पीठ कहां कहां पे हैं, भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। अब हम देख लेते हैं इस ये जो ट्रिब्यूनल हमने बनाया है उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उद्देश्य एकदम सिंपल है। एनजीटी का गठन क्यों किया गया है, मैंने आपको बताया अभी कि पर्यावरण से संबंधित जो विवाद आते हैं, न्यायिक विवाद, उनका त्वरित गति से समाधान हो सके, इसके लिए इसका गठन किया गया है। और एनजीटी की जो प्रकृति है वो एक सिविल न्यायालय की तरह है। ये सिविल न्यायालय की तरह जो इसके सामने जो विवाद आते हैं, केस आते हैं, उनकी सुनवाई करता है। तो क्यों की गई है, पर्यावरणीय जो मामले हैं, विवाद कह दो या केस भी कह सकते हो, पर्यावरण से संबंधित जो विवाद है, केस है, उनकी कैसे सुनवाई करनी है, त्वरित गति से सुनवाई करनी है। ठीक है, ताकि जो न्यायपालिका के पास में कई सारे केसेस पेंडिंग हैं उनके भार को भी कम किया जा सके। और वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि एनजीटी के समक्ष जो विवाद आएगा उसका निस्तारण ये कितने दिनों में करेगा। तो एनजीटी के लिए ये तय किया गया है, अनिवार्य भी है, अनिवार्य किया गया है। क्या अनिवार्य किया गया है कि एनजीटी को इसके समक्ष आने वाले विवादों का 6 महीने के अंदर निस्तारण करना होगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, 6 महीने में इसको निस्तारण करना होगा। ये एनजीटी के लिए अनिवार्य किया गया है। अब हम देखते हैं भारत, जब एनजीटी का गठन हुआ 2010 में, तो इस तरह के अधिकरण का गठन करने वाला भारत क्या था, तीसरा देश था। इंडिया वाज थर्ड कंट्री।
क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस तरह के अधिकरण गठित कर चुके थे। और विकासशील देशों में ऐसा अधिकरण बनाने वाला भारत क्या था? विकासशील देशों की अगर बात करें तो उसमें तीसरा देश था, सॉरी फर्स्ट, इंडिया वाज फर्स्ट कंट्री इन डेवलपिंग कंट्रीज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि भारत से पहले ऐसे कितने देश थे जिन्होंने इस तरह के अधिकरण का गठन किया? तो दो देश थे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और विकासशील देशों में भारत एकमात्र देश था जिसने इस तरह के अधिकरण का गठन किया, पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए। अब हम देखते हैं साथियों इसकी संरचना। संरचना, तो संरचना का जिक्र किया गया है। मैंने कह रखा आपको धाराएं अगर आपको याद रहे तो ठीक है, न रहे तो कोई विशेष बात नहीं है। तो संरचना का जिक्र किया गया है धारा 4 के अंदर। संरचना में कहा गया है कि एनजीटी का जो गठन होगा वह एक अध्यक्ष और कुछ न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों से मिलकर इसका गठन होगा। तो एनजीटी में क्या होगा? अध्यक्ष होगा और कुछ न्यायिक सदस्य होंगे और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होंगे। तो सदस्यों की यहाँ दो कैटेगरी है, इसमें न्यायिक सदस्य भी होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, एक्सपर्ट। देयर आर जुडिशियल मेंबर्स एंड ऑल्सो एक्सपर्ट मेंबर्स। तो न्यायिक सदस्यों की अगर हम बात करें तो कितने हो सकते हैं? तो कहा गया है कि एनजीटी में कम से कम 10 न्यायिक, न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं और अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। उसी प्रकार से विशेषज्ञ सदस्यों की बात की जाए तो विशेषज्ञ भी न्यूनतम हो सकते हैं 10 और अधिकतम हो सकते हैं 20। तो इस तरह से एनजीटी का गठन एक अध्यक्ष और न्यायिक तथा विशेषज्ञ सदस्यों से मिलकर के होगा, जिसमें न्यायिक सदस्य न्यूनतम 10 हो सकते हैं और अधिकतम 20। उसी प्रकार से विशेषज्ञ सदस्य भी न्यूनतम 10 हो सकते हैं और अधिकतम 20 हो सकते हैं। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि जो इसकी जो संरचना है, इसकी संरचना को परिवर्तित करने की शक्ति किसके पास में है? केंद्र सरकार के पास में है। यानी केंद्र सरकार एनजीटी की संरचना को परिवर्तित कर सकती है, यानी जैसे न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य है इनको कम कर सकती है, इनको बढ़ा भी सकती है। अब हम देखते हैं एनजीटी के जो ये अध्यक्ष और सदस्य हैं इनके लिए योग्यताएं क्या क्या है। यानी सदस्यों के लिए अध्यक्ष व सदस्यों के लिए योग्यताएं। तो इसमें अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के लिए कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है जो या तो उच्चतम न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय में क्या रहा हो, मुख्य न्यायाधीश। अध्यक्ष कौन बन सकता है? ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो या उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहा हो या वर्तमान में है। यानी इसमें सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों ही न्यायाधीश क्या हो सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। दोबारा से देख लो, वह व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहा है या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रहा है। यानी इसमें सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों ही न्यायाधीश इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो सदस्य हैं। सदस्य मैंने आपको बता रखा है दो प्रकार के हैं, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य। ठीक है, तो न्यायिक सदस्यों की योग्यता क्या है? ऐसा व्यक्ति न्यायिक सदस्य बन सकता है जो
उच्चतम न्यायालय में क्या रहा है, न्यायाधीश, या उच्च न्यायालय में क्या रहा है, न्यायाधीश। यानी इसमें विशेष बात यही है कि न्यायिक सदस्य उच्चतम न्यायालय से भी लिया जा सकता है और उच्च न्यायालय से भी लिया जा सकता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है, उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा है या वर्तमान में है। मतलब सेवानिवृत्त और वर्तमान दोनों ही बन सकते हैं। विशेषज्ञ सदस्यों की योग्यताएं थोड़ी खास है इसके अंदर। विशेषज्ञ जो सदस्य उनके लिए दो प्रकार की योग्यताओं का जिक्र किया गया है। पहला तो कहा गया है कि उसने मास्टर ऑफ साइंस किया हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग किया हो, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हो, एमटेक। साथ ही क्या हो, पीएचडी कर रखी हो उस सब्जेक्ट के अंदर, और 15 साल का उसको क्या हो, का अनुभव। दोबारा से देख लो, विशेषज्ञ सदस्य के लिए पहली योग्यता क्या है, पहली योग्यता तो है कि उसने पर्यावरण से संबंधित जो विषय हैं उनमें एमएससी की हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की हो, या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी किया हो, साथ ही पीएचडी की डिग्री हो और 15 साल का उसको अनुभव हो। दूसरी जो योग्यता है वह है क्या है, यानी या उसने क्या किया हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी प्रतिष्ठित संस्था में 5 साल तक पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया हो और कुल 15 वर्ष तक उसने प्रशासनिक कार्य किया हो। किसमें, ध्यान रखना, केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार की प्रतिष्ठित संस्था में 5 साल तक तो क्या किया हो, वन और पर्यावरण, यहां लिख लेते हैं, केंद्र या राज्य सरकार की प्रतिष्ठित संस्था में 5 साल तक वन और पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया हो और कुल 15 साल का उसके पास में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, इन 5 साल को मिलाते हुए। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। अध्यक्ष वह व्यक्ति बन सकता है, कौन बन सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है या वर्तमान में है। वही न्यायिक सदस्य कौन बन सकता है, सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यानी जो रहा है या वर्तमान में है। वही विशेषज्ञ सदस्यों के लिए दो योग्यताएं हैं, या तो उसने एमएससी की हो, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की हो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की हो, प्लस पीएचडी की डिग्री हो उसके पास में और 15 साल का अनुभव हो। या दूसरी योग्यता क्या है, केंद्र या राज्य सरकार की प्रतिष्ठित संस्था में उसने 5 साल तक पर्यावरण से संबंधित मामलों पर काम किया हो और कुल 15 साल का उसके पास में क्या हो, प्रशासनिक अनुभव हो। अब हम देख लेते हैं साथियों, नियुक्ति। यानी एनजीटी के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। नियुक्ति की अगर हम बात करें तो नियुक्ति अध्यक्ष की कैसे होगी और सदस्य, सदस्य दो प्रकार के हैं, न्यायिक और विशेषज्ञ। ठीक है, तो अध्यक्ष की नियुक्ति तो कैसे होगी, तो एनजीटी के एक्ट में कहा गया है और नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वह है धारा 6 के अंदर। हाँ, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी, अध्यक्ष की नियुक्ति होगी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श पर केंद्र सरकार के द्वारा।
यानी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? केंद्र सरकार के द्वारा होगी, लेकिन पहले इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। वहीं न्यायिक और जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा होगी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक चयन समिति है, वो इनके नामों की सिफारिश करेगी, उसके बाद में होगी। यानी न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी? चयन समिति की सिफारिश पर। कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। तो इस तरह से हमने इनकी जो नियुक्ति से संबंधित, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान देख लिए। अब हम देखेंगे इनकी पदावधि व सेवा शर्तें। व सेवा शर्तें। तो पदावधि और सेवा शर्तों की अगर हम बात करें तो इसमें सीधा कहा गया है कि जो इनका कार्यकाल होगा वो कितना होगा? 5 साल के लिए होगा। ठीक है, 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इसमें विशेष बात क्या है? पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं होगी। यानी 5 साल के कार्यकाल के बाद पुनर्नियुक्ति पर क्या है? प्रतिबंध है। पूछा जा सकता है क्या एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों की एक कार्यकाल के बाद में पुनर्नियुक्ति हो सकती है या नहीं? तो पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, पुनर्नियुक्ति पर क्या है? प्रतिबंध है। अब पदावधि ड्यूरेशन कितना कितना होगा? तो अध्यक्ष अलग अलग लिख लेते हैं हम, न्यायिक सदस्य, विशेषज्ञ सदस्य अलग अलग है इनकी, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो अध्यक्ष की जो पदावधि होगी वो कितनी होगी? 5 साल या 70 साल की आयु, इनमें जो भी पहले हो, 5 साल या 70 वर्ष, यह है अध्यक्ष के लिए। न्यायिक सदस्यों के लिए 2 योग्यताएं हैं, सॉरी, पदावधि के लिए 2 नियम हैं कि अगर न्यायिक सदस्य, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है तो उसकी पदावधि होगी 5 साल या 70 वर्ष की आयु। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर न्यायिक सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है तो पदावधि होगी 5 साल या 70 वर्ष। वहीं अगर न्यायिक सदस्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश है तो इसकी पदावधि होगी 5 साल 67 वर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। अब हम देखते हैं विशेषज्ञ सदस्य। तो विशेषज्ञ सदस्यों में तो यही है, 5 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अब हम देखते हैं इनका त्याग पत्र, पद त्याग या त्याग पत्र, ये अपना किसको देंगे? त्यागपत्र, त्यागपत्र का जो जिक्र किया गया वह धारा 8 में किया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना अगर याद रहे तो त्यागपत्र किसको देंगे? तो एनजीटी एक्ट में कहा गया है कि एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्य केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर के द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। तो त्यागपत्र किसको देंगे? केंद्र सरकार को देंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इनके वेतन भत्ते। तो वेतन भत्तों का जिक्र किया गया है धारा 9 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और इनकी पदावधि के दौरान वेतन भत्तों में किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर केंद्र सरकार चाहे तो इनके वेतन भत्तों में लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। तो वेतन भत्ते निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, और अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं
इनको हटाया जाना और इनका निलंबन। यानी अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाना व निलंबन, इसका प्रावधान किया गया है धारा 10 के अंदर। तो देख लेते हैं किस प्रकार से अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाएगा। इसमें सीधा से कहा गया है, ध्यान रखना आपको, कि अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों को समान तरीके से हटाया जाएगा। ठीक है, तो अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों को हटाने का तरीका क्या है कि इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के परामर्श पर केंद्र सरकार हटाएगी। ठीक है, अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों कैसे हटाया जाएगा? सीजेआई के परामर्श पर या सीजेआई की जांच के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा इनको हटाया जाएगा। वहीं जो विशेषज्ञ सदस्य हैं, इनके लिए यह कहा गया है कि इनको केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी इसमें जांच वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो इनको सिंपली केंद्र सरकार के आदेश के द्वारा हटाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कार्यवाहक अध्यक्ष के संबंध में एनजीटी एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष से संबंध प्रावधान किए गए हैं धारा 11 के अंदर। क्या कहा गया है इसमें? यह कहा गया है कि अगर किसी कारणवश यानी त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य किसी कारण की वजह से एनजीटी के जो अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा किसी न्यायिक विद्यमान जो न्यायिक सदस्य हैं उसको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि कार्यवाहक अध्यक्ष विद्यमान न्यायिक सदस्य को ही बनाया जाएगा। जो विशेषज्ञ सदस्य हैं उनको कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। कौन बनाएगी? तो कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगी? केंद्र सरकार बना सकती है। कब बना सकती है? जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो तब बना सकती है। और किसको बनाएगी? विद्यमान न्यायिक सदस्यों में से किसी को। ठीक है, न्यायिक को ही बनाया जाएगा, विशेषज्ञ सदस्य को नहीं बनाया जाएगा, यही ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम देखते हैं एनजीटी की अधिकारिता और इसकी शक्तियां। तो एनजीटी के पास में क्या क्या अधिकारिता है, क्या क्या शक्तियां हैं कि जो एनजीटी है इस अधिकरण को पर्यावरण संबंधी मामलों में सिविल अधिकारिता दी गई है। किन मामलों में? पर्यावरण संबंधी सिविल अधिकारिता, मतलब पर्यावरण संबंधी मामलों की ये सिविल न्यायालय की तरह क्या करता है? सुनवाई करता है। पर्यावरणीय मामलों में सिविल अधिकारिता इसके पास में है। दूसरा अगर हम बात करें तो एनजीटी के पास में क्या है? एनजीटी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है उससे ये बंधा हुआ नहीं है, उसके तहत ये अपना निर्णय देने के लिए बाध्य नहीं है। तो यूं कह दो कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है वो इस पर लागू नहीं होती, यूं कह सकते हो आप इसको। सिविल प्रक्रिया पूछा जा सकता है क्योंकि कई सारे जो अधिकरण होते हैं, जो कई सारे आयोग होते हैं जो अधिनियम से गठित होते हैं, उनके पास में सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वो काम करते हैं। लेकिन एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा हुआ नहीं है, यूं कह दो आप, यानी इससे बाध्य नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता से ये बाध्य नहीं है। तीसरा हम देख सकते हैं अधिकारिता के अंदर
अधिकारिता शक्ति में कि एनजीटी को दंड देने की भी शक्ति है, जिसमें यह है 3 साल का कारावास की सजा सुना सकता है और 10 करोड़ तक का ये जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अधिकारिता में और देख लेते हैं। तो एनजीटी जो निर्णय देगा, एनजीटी द्वारा पारित जो निर्णय है उनको उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों के अनुसार ही उनका निष्पादन करना होगा। यानी एनजीटी के निर्णयों का निष्पादन न्यायपालिका के निर्णयों की तरह ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम कि अपील, यानी एनजीटी ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ अपील, ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय में ही होती है। और कितने दिनों में अपील की जा सकती है? 90 दिन में अपील की जा सकती है। ठीक है, तो एनजीटी के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहां होगी? सुप्रीम कोर्ट में होगी और 90 दिन में अपील की जा सकती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनजीटी के द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील कितने दिनों में की जा सकती है? तो 90 दिनों में की जा सकती है। और कहां की जाएगी? उच्चतम न्यायालय में की जाएगी। इसी प्रकार से अधिकारिता में यह भी आता है कि एनजीटी पर्यावरण से संबंधित जो 7 कानून हैं उन पर यह नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। यानी 7 पर्यावरणीय कानूनों पर नागरिक मामलों की यह क्या करेगा? सुनवाई करेगा। तो वो 7 कानून कौन से हैं? ध्यान रखना है, एग्जाम पूछा जा सकता है कि वो 7 जो पर्यावरणीय कानून हैं वो तो इसके दायरे में आता है, यानी इन पर यह सुनवाई करता है। लेकिन 2 कानून ऐसे हैं पर्यावरणीय जिन पर यह सुनवाई नहीं करता। तो 7 कानून जिन पर यह सुनवाई करता है वो देख लेते हैं अपन कौन कौन से हैं। हाँ, तो इन 7 पर्यावरणीय कानूनों पर एनजीटी क्या करता है? सुनवाई करता है। कौन कौन से हैं? पहला 2 तो हैं जल से संबंधित, जल प्रदूषण और निवारण अधिनियम 1974 है, 1974। दूसरा जल प्रदूषण और निवारण उपकर अधिनियम 1974। तो 2 तो जल से संबंधित हैं। एक है वन अधिनियम 1980 का अपना। एक है वायु प्रदूषण और निवारण अधिनियम 1980। एक है पर्यावरण संरक्षण का, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। एक है सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम है 1991 का, उस पर। और लास्ट में है जैव विविधता अधिनियम जो 2002 का है। यानी ये 7 जो पर्यावरणीय कानून हैं ये एनजीटी के अधिकारिता में आते हैं। इन पर एनजीटी क्या करता है? सुनवाई करता है। लेकिन 2 कानून ऐसे हैं जिन पर एनजीटी सुनवाई नहीं करता। वो कौन कौन से हैं? एक तो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एनजीटी की अधिकारिता में नहीं आता, यानी इस पर एनजीटी सुनवाई नहीं करता। इसी प्रकार से एक वन अधिनियम और बनाया था अपने 2006 में, जिसका पूरा नाम है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम 2006। ठीक है, यह भी एनजीटी के अधिकारिता में नहीं आता। एक बार पुनः देख लो, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से 2 पर्यावरणीय कानून है जो एनजीटी के अधिकारिता में नहीं आते। तो एक है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम 2006। ये 2 पर्यावरणीय अधिनियम एनजीटी के अधिकारिता में नहीं आते। बाकी 7 ये अधिनियम है वो एनजीटी के अधिकारिता में आते हैं। अब हम देख लेते हैं लास्ट अपना सब पॉइंट, सब टॉपिक, लास्ट सब टॉपिक इसका वो है कि एनजीटी के अब तक कितने अध्यक्ष रहे हैं। तो एनजीटी के अब तक 4 अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसमें जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है लोकेश्वर सिंह पांटा।
लोकेश्वर सिंह पांटा, ये क्या थे? पहले अध्यक्ष थे, फर्स्ट, इंपॉर्टेंट है। दूसरे इसके जो अध्यक्ष रहे वो रहे थे स्वतंत्र कुमार, न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार। पहले अध्यक्ष रहे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा, दूसरे अध्यक्ष रहे न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार, तीसरे थे आदर्श कुमार गोयल। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। पहले अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पांटा, दूसरे थे स्वतंत्र कुमार, तीसरे थे न्यायमूर्ति AK गोयल, आदर्श कुमार गोयल। तो इस तरह से 4 अब तक एनजीटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। दोस्तों, एनजीटी जो एक्ट है इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी डायमेंशन इसके हो सकते हैं, सारे डायमेंशन को हमने कवर करने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि एनजीटी से संबंधित अपनी ये जो क्लास है इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। धन्यवाद।